आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो फाइबर इंडस्ट्री है। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक है और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो फाइबर इंडस्ट्री है और इसके अंदर हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। और इस टॉपिक के अंदर हमने यहाँ पे बुक का डाटा भी शामिल किया है और इसके अलावा इंटरनेट से भी मदद ली है ताकि एक मुकम्मल चैप्टर आपको समझ आ सके। तो ये सब कुछ आपकी समझ के लिए किया गया है। चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम इस फाइबर को इंडस्ट्री के अंदर बना रहे हैं, ये नेचुरल फाइबर नहीं है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फाइबर्स आर आइदर अ कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। जो फिलामेंट होते हैं ये आपको पता है उन धागों को या उन तारों को कहते हैं जो कि वहां से निकल रही होती हैं फाइबर बनाने के लिए उसकी डाई से। और ये दो किस्म की होती हैं, एक तो कॉन्टिन्यूअस का लफ्ज लिखा है और दूसरा कौन सा लिखा है, शॉर्ट फाइबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये दो किस्मों का होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट वाला और एक शॉर्ट फाइबर, एक कॉन्टिन्यूअस और एक शॉर्ट। और जो इसकी लेंथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप बाजार से धागा लेते हैं तो उसकी जो वहां पे लेंथ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं उनको हम स्टेपल कहते हैं। ये वही स्टेपल है जो हम देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, स्टेपल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो उसकी छोटी छोटी पिन्ने होती हैं तो उनको इस वजह से स्टेपल कहते हैं। और यहाँ पे वो छोटे छोटे जो फाइबर होते हैं उनको भी स्टेपल कहेंगे। और जो कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स हैं वो इनफिनाइट लेंथ के हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज नेचर सिल्क आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट इनटू यूनिफॉर्म लेंथ। तो इनकी लेंथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स की ज्यादा हो सकती है। जैसे एक नलकी है, उसको आप खोलना शुरू कर दें तो उसकी लेंथ जो है वो इससे स्टेपल वाले से तो कम से कम ज्यादा होगी और काफी लंबी होगी। आई थिंक एक पूरे मोहल्ले को भी कवर कर सकती है। तो ये उस सेंस में बात कर रहा है कॉन्टिन्यूअस की। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं, जबकि जो रुई होती है हमारे तकिए के अंदर वो कॉन्टिन्यूअस धागे की शक्ल में नहीं होती, बल्कि उसको हम खींच कर देखें तो वो एक स्टेपल की पिन की तरह एक शॉर्ट चीज है। और इसके अलावा और यहाँ पे जो शॉर्ट लेंथ वाले फाइबर्स हैं उनकी वो यहाँ पे लेंथ भी दे रहा है कि 3.5 से 15 सेंटीमीटर तक उनकी लेंथ हो सकती है। और इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो हमारा टॉपिक है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं सिंथेटिक फाइबर, वो इस्तेमाल होते हैं कपड़ों के लिए। इसके अलावा वाटर सॉफ्टनर बैग्स जो होते हैं और इसके अलावा क्लॉथ, ब्लैंकेट, स्वेटर्स और पाइल जो हमारे तकिए होते हैं। और इसके अलावा फाइबर इसके अलावा इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ये सारी चीजें आती हैं इस फाइबर के अंडर। और इसीलिए क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस और डिमांड्स जो हैं वो ज्यादा हैं तो ये सिंथेटिक फाइबर बनाना जरूरी था, इंडस्ट्री के अंदर फाइबर बनाना जरूरी था। जो नेचुरल फाइबर हैं वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह हैं और ये हम प्लांट्स या एनिमल से हासिल करते हैं। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये इंसान खुद बनाते हैं और ये मैन मेड फाइबर हैं क्योंकि इंसान बनाते हैं। और ये जो हैं इनके जो सोर्सेज हैं वो ये वाले नहीं हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इनके अलग सोर्सेज हैं। सिंथेटिक केमिकल्स टाइप इनके सोर्सेज होते हैं। तो ये इनकी जो टाइप्स हैं, मेन जो इनका डिफरेंस है वो ये है। और सिंथेटिक बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन और हमारी जरूरियात ज्यादा थी, इसलिए हमने सिंथेटिक फाइबर को बनाया और इसलिए हम आज इधर सिंथेटिक फाइबर को ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री है और हमारी जरूरत है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं जो कि हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। एक का नाम सेमी है और आगे सिंथेटिक फाइबर है जो कि मेन इंडस्ट्री का नाम है। दूसरा प्योर, यानी कि सेमी और प्योर, ये सिंथेटिक फाइबर की इंडस्ट्री में दो फाइबर तैयार किए जाते हैं। और देखते हैं कि सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर की किस्म है, यानी कि एक नेचुरल फाइबर नहीं है बल्कि सिंथेटिक फाइबर है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल को लिया जाता है जिसको हम सेलुलोज का नाम देते हैं और उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर हल किया जाता है और मिक्स किया जाता है और इसके अलावा वो एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि उस सोल्यूशन को हम स्पिनिंग के अमल से गुजारते हैं। स्पिनिंग का मतलब हम उसके सामने प्रेशर के जरिए उसको फोर्स करते हैं कि वो स्मॉल डायमीटर के जो पोर्स हैं, जो मसाम है, जिस तरह जाली होती है उसमें से गुजरे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक सेवैयां बनाने वाली मशीन है, उसके अंदर से जो सेवैयां बन के आ रही होती हैं वो उसको आप समझें कि वो फिलामेंट है। और बिल्कुल यही चीज इस फाइबर के अंदर भी होती है। और इसके जो फिलामेंट्स होते हैं, जो इसकी तारें होती हैं, वो बहुत बारीक साइज की होती हैं और इसलिए ये हम उससे तशबीह दे रहे हैं कि स्पिनिंग का अमल जो है वो वैसा ही होता है। और यानी कि सोल्यूशन तैयार किया जाता है और सोल्यूशन को उस मशीन के अंदर डाला जाता है और मशीन के ऊपर फिर प्रेशर दिया जाता है, हीट दी जाती है और इसके अलावा फिर उसको प्रेशर के जरिए उस जाली में से गुजारा जाता है तो फिलामेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिलामेंट्स का आपको पता है कि वो तारें होती हैं और इस तरह हासिल होने वाली प्रोडक्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? सेमी सिंथेटिक फाइबर वो हुआ जिसमें हम एक नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल को लेते हैं जिसका नाम सेलुलोज है, उसको किसी हम सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, एक सोल्यूशन तैयार करते हैं और उस सोल्यूशन को हम इसके स्पिनिंग के अमल से गुजारते हैं और हमें क्या मिलते हैं? फिलामेंट्स मिलते हैं और वो हमारे फाइबर्स होते हैं। और इसके अलावा सेमी सिंथेटिक फाइबर को और भी देख लेते हैं कि ये नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है और इसके अंदर लॉन्ग चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर होते हैं और यानी कि सेलुलोज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। और इसके अलावा ये मॉडिफाइड होते हैं, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है डिग्रेडेड बाय केमिकल प्रोसेस। अगर हम किसी केमिकल से गुजारें उसको तो वो डिग्रेडेशन उसकी हो जाती है, छोटे पार्ट्स में तब्दील हो जाता है और फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी नई चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस तरह गाड़ी के टायर हैं, अगर हम उनको मेल्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो नहीं होंगे, तो वो और चीज है। तो इस तरह ये डिग्रेडेबल है अगर हम इनको केमिकल प्रोसेस से गुजारें तो तब। तो बाकी वो बात कर रहा था सेलुलोज की। सेलुलोज क्या होता है ये तो पता होना चाहिए क्योंकि हम इससे फाइबर बना रहे हैं किसी सॉल्वेंट में हल करके। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं जहां से ये इसके सोर्स हैं, जहां से ये जो हमारे पास सेलुलोज है ये हासिल होता है। ये इसमें पहले देखें कि ये रेयन
सेलुलोज है और ये हमें वुड पल्प से हासिल होता है। वुड ये पल्प आपने पढ़ी होगी पेपर इंडस्ट्री, उसमें जो वुड की पल्प बनती है वहां से ये फाइबर हासिल होता है हमें। और इसके अलावा मॉडल है ये बीच ट्रीज यानी कि समंदर के किनारों पे जो दरख्त होते हैं वहां से हासिल होता है। बैम्बू विस्कस, और ये हमें बैम्बू ग्रास यानी कि बांस का जो पौधा होता है उसके साथ जो पत्ते होते हैं वहां से हमें ये फाइबर मिलता है। इसके अलावा सी सेल, ये भी सी वेड जो है ये हमें समंदर के या पानी के अंदर एक जो सब्ज पौधे उगे होते हैं वहां से हमें ये फाइबर मिलता है। ये होता क्या है ये हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है, पत्तों से मिलता है, तो ये पत्ता है। फिर हम इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो ये सेल्स उसके हैं, पत्ते के अंदर ये सेल्स बने हमें नजर आ रहे हैं और इन सेल्स में क्या होता है सेलुलोज होता है। और ये आप देख रहे हैं कि सेल की वाल्स हैं और वाल्स के अंदर हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज फाइबर है और इसको हम हासिल करके इसको फिर आगे यूज करेंगे। ये जो फाइबर हमें यहाँ से मिलता है सेलुलोज के अंदर, अब इसकी कौन सी शेप जाके बनती है। ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे आपको ये एक चेन्स सी दिखाई गई हैं 3, और ये जो चेन में ये जो आपको ग्रेन्स या दाने नजर आ रहे हैं ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। और पीछे हमने बात की कि ये लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं, तो ये जो है ये आप समझें कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी आपस में बॉन्डिंग हुई हुई है और ये लॉन्ग चेन होते हैं। तो ये हमारे पास सेलुलोज था जो कि सेमी सिंथेटिक फाइबर है। और ये जो सेलुलोज है वहां पे तो ये आपको टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह का हमें मिलेगा। बिल्कुल वही शेप है जिस तरह यहाँ पे आपको ग्रीन से यहाँ पे टुकड़े नजर आ रहे हैं, तो इनके जो कॉर्नर्स हैं उन पे ये चीजें अटैच होती हैं और ये लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर है सेलुलोज का वैसे ही इसकी यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम भी है। तो यहाँ पे आपको जो पीले पत्ते नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि इसके अंदर इस तरह की लॉन्ग चेन्स हैं और ये इन लॉन्ग चेन्स से और बॉन्डिंग से मिलके बना है। और ये था हमारा सेलुलोज। ये सी वीड है जहां से हम फाइबर हासिल करते हैं। ये भी फाइबर का एक सोर्स है, वो मैं बता रहा था आपको कि पानी के अंदर जो पौधे मौजूद होते हैं ये फाइबर हम वहां से हासिल करते हैं। अब यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर की उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मसलन है इसके आगे लिखा हुआ है विस्कस रेयन, ये एक इसकी एग्जाम्पल है सेमी की। और इसके अलावा सेलुलोज एसीटेट ये सेकंड एग्जाम्पल है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास विस्कस रेयन का जो फाइनल शेप हमें मिलती है वो इस तरह की चीजें हैं और ये आप देख सकते हैं कि कैसे तैयार हो रही हैं। और ये बिल्कुल वही, क्योंकि सेमी है और जो सेमी है वो सेलुलोजिक मटेरियल है और ये किसी एक सोल्यूशन में उसका एक मिक्सचर बना के फिर उसको स्पिनिंग के अमल से गुजारा जाता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उससे फिर फिलामेंट्स बनते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि जो उसकी एग्जाम्पल है वो इस तरह की होते हैं। यहाँ पे आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि कैसे विस्कस रेयन बन रहे हैं और ये भी उसकी एग्जाम्पल है। यहाँ ये इनसे चीजों से भी आप वाकिफ होंगे और उसके बाद इन धागों से भी आप वाकिफ होंगे, ये भी विस्कस रेयन के अंडर आते हैं। और यहाँ से ये सेलुलोज एसीटेट स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा ये जो कैमरे के अंदर फिल्म होती है ये सेलुलोजिक मटेरियल से बनी होती हैं। और यहाँ पे जो ऐनक आपको नजर आ रही है ये भी इसी सेलुलोजिक मटेरियल से बनी होती है। तो इन चीजों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं आपकी डेली लाइफ का यूज है कि ये हमारे जो यहाँ पे मटेरियल है ये फाइबर मटेरियल है। और फाइबर भी कौन सा वाला, सेमी वाला। और सेमी के अंदर आपने क्या याद रखना है, सेलुलोज को याद रखना है। और सेलुलोज को फिर हम किसी सोल्यूशन में डाल के उसको स्पिनिंग और से गुजार के फिलामेंट तैयार करेंगे और वो हमारा फाइबर होगा लॉन्ग चेन वाला, कॉन्टिन्यूस वाला।
जो सेकंड टाइप है वो प्योर सिंथेटिक फाइबर है। और जब हम प्योर सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो इसमें लंबी जंजीर वाले कीमियाई मुरक्कबात यानी कि वो पॉलीमेरिक मटेरियल होते हैं, और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो पॉलीमराइजेशन का होता है। और आगे वो बता रहा है कि पॉलीमराइजेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक एडिशनल पॉलीमराइजेशन होती है और एक यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का जिक्र है। तो जब प्योर सिंथेटिक की बात आएगी तो उसके अंदर आप क्या बताएंगे, पॉलीमराइजेशन हो रही है। और जब सेमी की बात आएगी तो उसमें आपने सेलुलोज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसके जस्ट ये पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं और फिर आगे दो टाइप्स बता रहा है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी कि जस्ट पॉलीमराइजेशन आपने याद रखनी है प्योर सिंथेटिक के अंदर। और बाकी वो बता रहा है इसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ, इसमें नायलॉन है, ऑरलॉन है और डेक्रोन है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ पिक्स डाल दी हैं ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे ऑरलॉन की बात कर रहे हैं तो ये ऑरलॉन है, ये आप किसी बैग में आपने देखा होगा, ये चीजें आपको जो स्कूल बैग्स होते हैं। और इसके अलावा ये भी ऑरलॉन है, ये इस जो रस्सियां होती हैं तो ये इस मटेरियल से बनी होती हैं, और ये भी ऑरलॉन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, ये भी एक पैकिंग में यहाँ पे एक धागा टाइप चीज है, तो ये भी ऑरलॉन है। तो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, प्योर सिंथेटिक फाइबर की। और प्योर सिंथेटिक फाइबर में एक और वो नायलॉन की बात भी कर रहा था, तो ये चीजें भी आपने देखी होंगी बाजारों में, नलकियां होती हैं। और इसके अलावा ये नायलॉन की कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, ये इनसे भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। टूथब्रश और जो अम्ब्रेलाज होते हैं उनके अंदर जो कपड़ा यूज होता है वो भी इसी फाइबर से मिलके बना होता है। और इसके अलावा डेक्रोन फाइबर भी होता है, ये आपने मस्जिदों में सफ़ों के नीचे देखा होगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन में चीजें आती रहती हैं और ये फाइबर्स हैं। और कौन से फाइबर हैं, ये प्योर सिंथेटिक फाइबर हैं। और उसके बाद चलते हैं फाइबर की प्रॉपर्टीज की तरफ, जिनमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक लेंथ है, एक क्रिम्प है, एक डेनियर है। सबसे पहले क्रिम्प को देख लेते हैं। मसनूई रेशे में क्रिम्प कीमियाई तौर पर या फिर मशीनी अमल के जरिए पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे ये इस डायग्राम में जहाँ पे क्रिम्प लिखा है इसके सामने आप देख सकते हैं कि जिस तरह एक कपड़ा होता है ना, उसके कुछ धागे एक सिमत में जा रहे हैं तो दूसरे उसके अपोजिट, जिस तरह बुनाई होती है, जिस तरह चारपाई की बुनाई होती है, तो ये उस तरह की एक बुनाई की बात कर रहा है कि वो उसकी खसूसियत होती है कि वो क्रिम्प होते हैं जो फाइबर्स होते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर तो क्रिम्पिंग हुई होती है, तो वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, हम खुद तैयार करते हैं, उसके अंदर ये क्रिम्पिंग हम पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं, उसके 2 तरीके हैं, कीमियाई तौर पर और या फिर मशीनी तौर पर। तो इन दोनों तरीकों से उसके अंदर क्रिम्पिंग पैदा की जाती है। और क्रिम्पिंग के नतीजे में हमें एक तो उसकी अच्छी शक्ल नजर आएगी, जिस तरह कालीन वगैरह होते हैं और कालीन के ऊपर मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं, तो वो क्रिम्पिंग भी हो जाती है और उसके नतीजे में हमें डिजाइन भी मिल जाते हैं। और इस को हम क्या कहते हैं, क्रिम्पिंग। ठीक है, ये इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। और उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, डेनियर। और ये दरअसल किसी भी फाइबर की इकाई लंबाई के वजन की पैमाइश है। ये यूनिट लेंथ की जो वेट होती है, यानी कि हम 1 मीटर ले लें, 1 फुट ले लें, 1 मील ले लें, और इस तरह की जो किसी भी लेंथ के साथ, किसी भी यूनिट के साथ जो हम बोल रहे हैं, अगर वो यूनिट हो यानी कि एक हो, जिस तरह 1 मीटर, 1 फुट, 1 सेंटीमीटर, एक का आना जरूरी है। तो हम कोई भी एक चीज ले लें, 1 फुट ले लें, उसका जो वजन होगा, 1 सेंटीमीटर ले लें, उसका जो वजन होगा, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये डेनियर है। उसका जितना भी वजन होगा तो वो डेनियर के अंडर आएगा। हर फाइबर का क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि हम जिस तरह डायमीटर की बात करते हैं किसी पाइप के, तो ये क्योंकि फाइबर्स होते हैं तो इनका भी अपना एक क्रॉस सेक्शन होता है, एक एरिया होता है। और इस डायग्राम के अंदर देखें कि ये मुख्तलिफ फाइबर्स पड़े हैं और इनके मुख्तलिफ
माइक्रोमीटर में साइज हैं, तो वहां पे उसने एक निकाल के दिखाया है कि ये अगर हम इसको एक सर्कल की शक्ल दें तो ये एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन बन रहा है, एक दायरा सा बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ की लेंथ, यहाँ से यहाँ की लेंथ, ये भी हर फाइबर के अंदर मौजूद होती है और इसको भी मद्देनजर रखा जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए कि उस फाइबर का क्रॉस सेक्शन कितना है, क्योंकि वो फिलामेंट्स की सूरत में होते हैं और इसलिए वहां पे एरिया का जिक्र भी आएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो लेंथ है, और लेंथ के अंदर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूअस फिलामेंट है, एक स्टेपल फिलामेंट है। स्टेपल का आपको पता है, स्टेपलर से आप इसको समझ लेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट जो हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, काफी लंबे होते हैं। ये रेशम, नायलॉन वगैरह अक्सर ट्रू सिंथेटिक फाइबर को मुसलसल फिलामेंट वगैरह वगैरह में, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। और जो स्टेपल फाइबर होते हैं ये कम लंबाई वाले होते हैं और कपास और ऊन वगैरह से हासिल की जाते हैं। यानी जिस तरह वो रुई होती है, उसका आप एक छोटा सा सैंपल लें तो उसके अंदर उनको अलग अलग करें तो वह आपको स्टेपल का पता लग जाएगा कि क्या होते हैं। मजीद इन जो स्टेपल्स होते हैं इनकी जो यहाँ पे लेंथ का डिजिट दिया गया है 1.5 इंच से लेकर 6 इंच तक या इसके दरमियान होती है, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा है। और कॉन्टिन्यूअस लेंथ वाली ये चीजें हैं, ये उसकी एग्जांपल्स हैं कि कॉन्टिन्यूअस लेंथ वाली जो चीज होगी वो इस तरह होगी, उसकी प्रोडक्ट इस तरह होगी जिस तरह नलकियां होती हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस, लगातार। और स्टेपल फाइबर, अब आप यहाँ पे रुई को देख रहे हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा सैंपल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेपल वाली, स्टेपल की पिन की तरह इसको अलग अलग किया जा सकता है इन फाइबर्स को। तो ये चीजें थी कॉन्टिन्यूअस और स्टेपल। एक कॉन्टिन्यूअस वाली प्रोडक्ट आपने देख ली यहाँ पे और स्टेपल वाली प्रोडक्ट आपने रुई की शक्ल में देख ली, तो ये लेंथ के अंडर आती हैं फाइबर की। हमारे लेक्चर का आज का टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिएस्टर है, और इससे पहले हम फाइबर का इंट्रोडक्शन, फाइबर की प्रॉपर्टीज, फाइबर की टाइप्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस की पिक्चर्स को देख चुके हैं। और जहां पे हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो रिएक्शंस को समझना है। और हम स्टार्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल में जो सबसे पहला है वो टेराफिथैलिक एसिड है, यहाँ जहां पे मेरा कर्सर है, और जो सेकंड है वो नेक्स्ट पेज पे पैरा एक्साइलिन है, ये बेसिक मटेरियल है उसका। और इसी तरह मिथाइल अल्कोहल है, ग्लाइकोल है, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और स्टेप्स जो हैं इसके अप्रोक्स 7 और 8 हैं, और जो 4 यहाँ पे रिएक्शन से रिलेटेड है वो मैंने सेपरेट कर दी हैं। अगर हम रिएक्शन याद करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ, जो हमारा जो मेन काम है यहाँ पे। और जो इसके रिएक्शंस हैं इसमें सबसे पहले हमने ले लिया पैरा एक्साइलिन, और पैरा एक्साइलिन की हमने की ऑक्सीडेशन। और ये बात याद रखें कि जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो हाइड्रोजन रिमूव होती है उसमें, या इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरा एक्साइलिन का स्ट्रक्चर है, इसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो 2 साइड्स पे अटैच है। और इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, यहाँ पे अब CH3 जो ऊपर है इसके अंदर 2 ऑक्सीजन ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और उनमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं। तो वो जो 2 रिमूव हो गए हैं वो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑफ कोर्स उसने रिमूव होना ही है, क्योंकि हाइड्रोजन उसके नतीजे में रिमूव होती है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ से भी 2 आप उड़ा दें, यहाँ से भी 2 उड़ा दें, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है पहला। और क्योंकि ऑक्सीडेशन से आप समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रही है। 2 हाइड्रोजन ऊपर से निकाल दें, 2 इधर से निकाल दें, और 2 ऑक्सीजन इधर ऐड कर दें, 2 इधर ऐड कर दें, तो हमारा बन जाएगा टेराफिथैलिक एसिड। और टेराफिथैलिक एसिड में हमने अब क्या करना है, हमने जो हमारा सेकंड स्टेप था वो क्या था कि हमने एस्टरिफिकेशन ऑफ टेराफिथैलिक एसिड करनी है। और उसके लिए हम 2 स्टेप्स में से गुजरेंगे।
यहाँ पे जो सेकंड हमारा रिएक्शन है वो यहाँ पे देखें कि जो पहले की प्रोडक्ट है वो इसका सेकंड का रिएक्टेंट है, और यहाँ पे हमने डाल दिया CH3OH इसके अंदर ऐड किया। और रॉ मटेरियल की लिस्ट में जो थर्ड पे आप देख रहे हैं ये मिथाइल अल्कोहल है, और क्योंकि ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो हम एस्टिफिकेशन की तरफ जाने से पहले इसके साथ उसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल का आपको पता है कि CH3 उसका फार्मूला है, और अल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप शामिल हो जाए तो वो अल्कोहल बन जाती है, मिथाइल अल्कोहल। और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ये याद रखें कि जो भी हम यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वो यानी कि डबल चीजें होंगी। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 है, CH3 भी यहाँ पे ड्यूअल है। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। अब जो हमारा टेराफिथैलिक एसिड है, अब इसके ऊपर आप देखें कि हेड में इसके और बॉटम में क्या चेंजिंग आ रही है। C भी वैसा है, डबल O भी वैसा है, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे ऐड हो रहा है और एक नीचे भी कार्बन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, एक वहां पे है, एक वहां पे है, और यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 हो चुके हैं। तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हुई है, 2 इधर ऐड हुई है, तो 4 हाइड्रोजन इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट है उसके अंदर हाइड्रोजन टोटल हैं कितने, यहाँ पे आप इसको काउंट करें कि 6 ये बन गए, 3 2 6 ये हो गए। और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने कहा था कि कोफिशिएंट 2 है तो ये भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है कोफिशिएंट की वजह से 2 होगा। तो यहाँ पे 6 ये हो गए और 2 8 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, और बाकी हमारा वाटर बन रहा है। तो वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, और जो ऑक्सीजन आ रहा है क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे भी वो कोफिशिएंट के आगे चला जाएगा, और इस तरह हमारा बन जाएगा वाटर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं एस्टिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जाने से पहले आप यहाँ पे 4th पे ग्लाइकोल देख रहे हैं। तो ग्लाइकोल यहाँ पे इस्तेमाल होगा इन रिएक्शन के अंदर। और ये जो 3rd पे रिएक्शन है, यहाँ पे आप देखें कि जो डाई मिथाइल टेराफिथाइलेट है इसको हम एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें डाल रहे हैं ग्लाइकोल। और ग्लाइकोल के नतीजे में हमें मिलेगा एस्टर मोनोमर। इस रिएक्शन के अंदर आपने देखना है कि जो ग्लाइकोल है इसमें ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो ये किस तरह इनकी रीअरेंजमेंट होगी कि ये जो है ना हमारे पास जो यहाँ पे डाई मिथाइल टेराफिथालेट है, इसमें ये चीजें हमने आप ये देख लें कि ये जो इसकी प्रोडक्ट है इसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक एस्टर मोनोमर है और यहाँ पे CH3OH रिमूव भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको सबसे पहले हम छोटी वाली को इसमें से निकालते हैं। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें CH3 हमारे पास है, और निचले वाले में भी CH3 है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 CH3 हमें मिल गए। और इसी तरह ये हमारे पास OH एक इधर है, एक OH इधर है। तो यहाँ से भी हमने एक एक निकाल लिया, जबकि एक एक पीछे बाकी है हमारे पास। तो यहाँ पे भी 2 OH हमने निकाल लिए, और ये टोटल 2 और 2 4 OH हैं। और इसके बाद क्या होगा कि अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर, और ये क्योंकि CH3 तो चला गया, यहाँ पे COO रह जाएगा, यहाँ पे भी COO रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इस 2 को खत्म करें तो एक स्ट्रक्चर हमारा जो है ये इधर खड़ा है अभी। तो जो ये CH2 है और OH है, ये एक चला गया है और एक खड़ा है यहाँ पे। तो ये CH2OH ये वाला आ गया हमारे पास। और इसके अलावा ये जो CH2 है ना, ये हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। तो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4। तो यहाँ पे जो 2 हैं वो आप देखें कि OH ग्रुप के एक यहाँ पे है और एक इसके दूसरी साइड पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, और जो दूसरा CH2 है वो उसकी अगली साइड पे आ गया। और इसके बाद हम दूसरा जो स्ट्रक्चर है उस पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर और उसके ऊपर COO है। तो यहाँ पे COO ही रहेगा और आगे उसका स्ट्रक्चर ये वैसे का वैसा ही रहेगा। और
CH3 निकलने के बाद ये इसके साथ क्योंकि अटैच हो रहा है तो बाकी ये चेन जो है वो हम इस तरह अरेंज करेंगे। और सेकंड साइड पे भी बिल्कुल यही काम होगा कि जो निचला है इसमें CH2 हमारे पास दो अभी मौजूद हैं, OH क्योंकि निकल चुका है और एक OH निकल चुका है, एक यहाँ पे मौजूद है, यानी कि एक OH और दो CH2 यहाँ पे अभी मौजूद हैं। तो और इसमें भी देखें कि यहाँ पे दो CH2 हैं और एक OH है। तो ये हमारे पास यहाँ से हमने अरेंज किया और इसको अटैच कर दिया किसके साथ, COO और स्ट्रक्चर। यहाँ पे COO आ गया और स्ट्रक्चर दोनों का शेयरिंग है। तो इस तरह हमारा बना ईस्टर मोनोमर। और उम्मीद है इसकी तो समझ आ गई होगी आपको। और ये एस्टर मोनोमर बन चुका है। इसकी मजीद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप था फोर्थ वाला वो पॉलीमराइजेशन था। तो पॉलीमराइजेशन एस्टर मोनोमर की होगी। तो यहाँ पे 360 डिग्री भी है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिएस्टर प्लस ग्लाइकोल जो है वो बन जाएगा। आपको फार्मूला याद रहे ना रहे, पॉलिएस्टर का ये एंड है और यहाँ पे आप पॉलिएस्टर लिख देंगे और पॉलिएस्टर हमारे पास जो हम बनाना चाह रहे थे इन रिएक्शंस में वो बन चुका है और साथ हमें ग्लाइकोल भी मिली है। तो यहाँ पे आप इसका फार्मूला पॉलिएस्टर का याद कर लीजिएगा। और इस तरह ये हमें अब ये जो इसके स्टेप्स हैं ये हमें समझना आसान हो गए हैं कि सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन की और उसके बाद हमने एक उसमें मिथाइल अल्कोहल के साथ उसको इसके रिजल्ट को रिएक्शन करवाया। उसके बाद हमने उसकी एस्टरिफिकेशन की और कंडेंसेशन हुई डाईमिथाइल ईस्टर की और फिर पॉलीमराइजेशन हो गई। कंडेंसेशन ऑफ डाईमिथाइल ईस्टर की मतलब वो हमारे पास क्या हुआ था, ये एस्टरिफिकेशन के साथ ही हो रही कंडेंसेशन। और लास्ट वाला हमारा पॉलीमराइजेशन था और ये हमारा पॉलिएस्टर बन चुका है। जो इसके बाकी स्टेप्स हैं उनकी भी हम डिटेल देखेंगे। और यहाँ पे वही पैराक्साइलिन है, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है। और बाकी जो इसके स्टेप्स इन चार के बाद हैं वो ड्राइंग है और यहाँ पे 6 जो है ये मेल्टिंग है और फिर स्पिनिंग है, ड्राइंग है और ट्विस्टिंग है, कोनिंग है। ये हम देख लेते हैं आगे जाके। और फोर्थ के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हैं ये इजी हैं और हम डायग्राम से इनको देख लेते हैं और आपकी बुक में बड़ा इजी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ था ये ड्राइंग ऑफ द पॉलिएस्टर है, उसके बाद मेल्टिंग है और हम उसको ड्रायर में ड्राई करेंगे और उसके जो वेपर्स वगैरह होंगे वो उड़ जाएंगे। उसके बाद हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट के बाद मेल्ट करना भी आसान है, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो यहाँ पे ये जो मशीन है यहाँ पे हमने उस जो पॉलिएस्टर है उसके जो है बन चुका है हमारे पास पॉलिएस्टर, उसको हमने यहाँ पे पिघलाना है। पिघलाने के बाद यानी उसको मेल्ट करना है। मेल्ट के बाद उसको हमने यहाँ पे ये जो जाली सी लगी हुई है ये स्पिनट कहते हैं इसको और इसी की वजह से इसके जो प्रोडक्ट होगी उसको स्पिनिंग प्रोडक्ट कहेंगे या स्पिनिंग होगी वो। तो उस वजह से उसका नाम है पूरे प्रोसेस का स्पिनिंग। तो ये जस्ट एक प्रेशर के साथ हम इस मटेरियल को इस जाली में से गुजार रहे हैं और जाली में से गुजरने के बाद जो हमारे पास धागे नुमा चीजें बनेगी उसको हम स्पिनिंग कह रहे हैं। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कोल्ड एयर भी दे रहे हैं क्योंकि वहां पे हम इसको मेल्ट करके और ज्यादा टेम्परेचर पे ला रहे हैं, फिर इसकी स्पिनिंग इसकी कोल्ड एयर देंगे और स्पिनिंग तो हमारे पास हो चुकी है। और इसके बाद हम इसकी कुछ फिनिशिंग करके इसको यहाँ पे हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये भी उसी तरह का एक प्रोसेस है। ये जो बात करने का मकसद है कि जो स्पिनिंग हो रही है वो यहाँ से जाली से निकलने के बाद ये जो धागे बन रहे हैं तो ये हमारे पास स्पिनिंग हो रही है। और इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल जो चीज़ है कि इसके ऊपर पिघला हुआ मटेरियल है और ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। प्रेशर के बाद यहाँ पे हमारे पास ये धागे से बन रहे हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है वो ट्विस्टिंग का है और ट्विस्टिंग का मतलब है कि वो जोड़ सा लगाना। तो जो कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट्स हमारे पास जो लंबी तारें बन रही होती हैं तो उसके दरमियान कभी कभी ट्विस्टिंग भी कर दी जाती है और ज्यादा नहीं की जाती क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर डिक्रीज हो जाती है उस जो धागा होता है उसकी। और हमने उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका भी ख्याल रखना होता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस चीज है
और इसके अंदर ये जो हम ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं ये हुई होती है, यानी कि वो उसको कंटिन्यूअस मजीद बनाने के लिए। और ये कोनिंग है, और ये कोनिंग जस्ट इसको यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद इसको यहाँ पे जिस तरह नलकियां सी बनाई जाती हैं, तो इस तरह नलकियां बनाने का अमल या इसको पैक करने का अमल जो है इसको हम कोनिंग ऑफ यार्न कहते हैं, और यही कोनिंग है। इसके बाद ये आपकी एक ब्लॉक डायग्राम है, और इसको भी आप अपने प्रोसेस के हिसाब से देख लेंगे। और ये हमारा था फाइबर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।